गुमराह एपिसोड 300। कुछ ही देर बाद बेगम शेरवानी दोबारा कमरे में नमूदार होकर बोली, शेरवानी अभी 15 मिनट में पहुंच रहे हैं यहाँ। मैंने उन्हें टेलीफोन पर यह नहीं बताया कि आप लोग क्यों आए हैं यहाँ। अपना मसला आप उन्हें खुद ही बताइएगा। फिर वो वापस उस कमरे की तरफ जिधर से वो आई थी बढ़ते हुए बोली, आप लोग बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। वो चली गई तो अभी बोला, ओए जिलानी, ये औरत कोई चाल तो नहीं चल रही हमारे साथ। इसकी ये शराफत और खातिरदारी यूं ही नहीं लग रही मुझे। ऐसी मेहमान नवाज तो नहीं लगती है जैसी टेलीफोन करने के बाद दिखाई देने लगी है। 1 लाख रुपए में बड़ी कशिश होती है अभी। ये सारी शराफत इसके चेहरे पर उन नोटों ने मंडती है जिनका ख्वाब हमने उसे दिखाया है। फिर भी हो सकता है तेरा अंदाजा दुरुस्त ही हो। तू यूं कर, बाहर निकल जा यहाँ से और दूर दूर से निगरानी करता रह इस मकान की। अगर वो शेरवानी अकेला आता है तो ठीक है, और अगर बाकायदा फौज लेकर आ जाए तो साले के हिरस भरे सीने में गोलियां उतार देना। ऐसे लोग रियायत के बिल्कुल मुस्तहक नहीं होते। रिवॉल्वर तो है ना तेरे पास? हाँ, रिवॉल्वर तो हरदम साथ रखता हूँ मैं। तुम लोग भी होशियार रहना। आप ही गुलजमान, तू चल मेरे साथ। आप भी उठते हुए बोला। गुलजमान उठकर उसके साथ हो लिया। उन दोनों के जाने के बाद अनवर कमाल बोला, ये अच्छा किया आपने कि उन दोनों को बाहर भेज दिया। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो ये हमारी मदद कर सकेंगे। अब किसी पुलिस वाले के घर में घुसते हुए एहतियात बहरहाल लाजिम है। बेगम शेरवानी एक बार फिर वापस आ गई। वो अंदर घुसते आबी और गुलजमान को ना पाकर बोली, अरे ये आपके 2 और साथी कहाँ चले गए? उन्हें एक जरूरी काम से भेज दिया मैंने। यहाँ देर हो जाने की सूरत में वो काम नहीं हो सकता था। मैंने उसे जवाब दिया, चले कोई बात नहीं, आप लोगों को शेरवानी से सिर्फ बात ही तो करना है ना अपने मामले की। इसके लिए 2 आदमी भी ज्यादा हैं। अनवर कमाल ने कहा, अगर आपको हम 2 आदमी ज्यादा लग रहे हैं तो फिर मैं भी वापस चला जाता हूँ। जिलानी साहब अकेले तय कर लेंगे मामलात को। वो शौक नजरों से अनवर कमाल को देखते हुए बोली, एक तो आप लोग बहुत जल्दी बुरा मना जाते हैं हर बात का। ऐसा तो नहीं होना चाहिए आदमी को। देखने में तो आप बड़े ही तंदुरुस्त, तवाना और मजबूत लगते हैं, फिर ये मिजाज में इतनी नजाकत कहाँ से आ गई? मैंने शरारत से कहा, हम नाजुक मिजाज तो नहीं है बीबी, लगता है आपको देखकर हम में भी नजाकत आ गई है। वो एक अदा से इठलाकर बोली, हटे जी, हम आपसे नहीं बोलते, आप बड़े शरीर हैं, छेड़े ही चले जा रहे हैं हमें। मैं उसकी इस अदा पर बेसाख्ता हंस पड़ा। मुझे हंसते देखकर वो और शर्माने लगी। मैंने पूछा, आपको पता चल गया कि मैं छेड़ रहा हूं आपको? वो शर्मीली नजरों से मुझे देखते हुए बोली, शेरवानी के सामने ऐसी बातें ना करना, वो बहुत शक्की मिजाज आदमी है। पुलिस वाले हैं ना? नहीं जी, तौबा करें, वैसे आप हैं बहुत अच्छी। नाम क्या है आपका? मुसरत जबी नाम है मेरा। और आपका नाम क्या है? मुझे लोग हाशिम खान के नाम से जानते हैं। उधर पंजाब में छोटी मोटी जमींदारी है अपनी। अच्छा, तो जमींदार हैं आप? मगर ये आपके साथी तो अभी कुछ और ही नाम ले रहे थे आपका। क्या भला सा नाम था? हाँ जिलानी, शायद यही नाम लिया था उन्होंने आपका अभी कुछ देर पहले। नहीं भाई, गलतफहमी हुई है आपको। और ये जिलानी शिलानी भी कोई नाम होता है भला? मैंने तो ऐसा नाम सुना ही नहीं कभी किसी का। झूठ, बिल्कुल झूठ। उल्लू बना रहे हैं आप मुझे। मेरी याददाश्त अब इतनी भी खराब नहीं है। अभी इन्होंने कहा था मैं चला जाता हूँ, जिलानी साहब अकेले ही मामला तय कर लेंगे शेरवानी से। क्यों जी, यही कहा था ना आपने? वो अनवर कमाल की तरफ रुख करके बोली। वो हंसकर बोला, मुझे तो माफ ही रखे भाई, मुझे ना घसीटा आप लोग अपने मामले में तो अच्छा है। अरे वाह, ये क्या बात हुई? ऐसा हमारा कौन सा मामला जिसमें हम घसीट रहे हैं तुम्हें? देखिए जी हाशिम खान साहब, आप इन्हें रोकें, मना करें ऐसी बातें करने से। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे दरमियान कोई खुफिया मामला चल रहा पहले से। हालांकि आज से पहले मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी आप लोगों की, नाम तक नहीं सुना। वो अनवर की बात का बुरा मानकर बोली। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो एकदम बोलते बोलते खामोश हो गई और आगे झुककर धीमी आवाज में बोली, शेरवानी शायद आ गए हैं, उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना करना। वो उठकर दरवाजा खोलने चली गई। आने वाला 6 फुट कद का शख्स था। उसके जिस्म पर मंडी हुई सरकारी वर्दी से मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो इंस्पेक्टर शेरवानी है। मुझ पर निगाह पड़ते वो लम्हे भर को ठिठका, फिर फौरन ही संभल कर मुस्कुराते हुए मेरी जानिब आया और मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, इंस्पेक्टर शेरवानी। मैंने उठकर उसके साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे हाशिम खान कहते हैं, एक बहुत ही अहम मामले में आपकी मदद दरकार है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस बिल्कुल नहीं करेंगे। जरूर, हुक्म करें जनाब, आप जैसे लोगों की खिदमत करके तो मुझे दिली मुसरत हासिल होती है। फिर वो अपनी बीवी की तरफ देखकर बोला, हालांकि मुसरत ने मेरे घर में डेरे डाल रखे हैं कोई 10 साल से। बहरहाल आप फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उसकी बीवी बोली, आप लोग बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे, तुमने हाशिम साहब को अभी तक चाय नहीं पिलाई? जाओ जल्दी से चाय लेकर आओ। मुसरत कमरे से निकल गई। मैंने इंस्पेक्टर शेरवानी की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा,
इंस्पेक्टर साहब, मैं जिस काम के लिए आपके पास आया हूँ वो किसी और के लिए कितना ही मुश्किल और अहम हो, लेकिन आपके लिए बहुत आसान है और हम आपको उसका बहुत ही माकूल और मुनासिब मुआवजा देने को तैयार हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप काम भी तो बताएं मुझे। आप मेरे इलाके में कहीं मंशियात का कारोबार तो नहीं करना चाहते? नहीं जी, तौबा करें, ऐसे जलील काम के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कभी। हमें तो एक आदमी को हवालात से निकलवाना है और बस। अच्छा, कौन है वो? अगर पर्चा नहीं कटा उसका तो मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है तुम्हारा काम हो ही जाए। वो जी शराफत अली नाम है उसका, सुबह 3:30 बजे उठाकर लाए हैं उसे आप। यकीन करें वो बिल्कुल बेगुनाह है। शराफत का नाम सुनकर वो एकदम चौंक पड़ा। हैरत से मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारा क्या ताल्लुक है शराफत अली के साथ? वो दोस्त है जी हमारा, बस इसके सिवा और क्या ताल्लुक होना उसके साथ हमारा। बहुत अच्छा आदमी है वो जी, पता नहीं उसे क्यों पकड़ लिया पुलिस वालों ने। शहर के खुशहाल और मोअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होता है उसका, ये तो आप भी जानते होंगे। हाँ, जानता हूँ उसके बारे में सब कुछ। वो कितना मोअज़्ज़ज़ और अच्छा आदमी है ये भी खबर है मुझे। वो तलखी से बोला, और तुम जो उसकी रिहाई के लिए भागे चले आए हो यहाँ, उसके दोस्त हो तो उसके काले कारोबार के बारे में भी जरूर जानते होगे। यही तो गलतफहमी है आप लोगों को उसके बारे में। कभी करता था वो काले धंधे, लेकिन अब तो उसने सब कुछ छोड़ रखा है बहुत दिनों से। अब तो वो ताइब हो चुका है जी गलत किस्म के कामों से। अल्लाह से माफी भी मांग लिया उसने। आप भी उसे माफी दे दे जनाब। ठीक है, आप बैठे, मैं कपड़े बदल लूं जरा, फिर इत्मीनान से बातें होंगी। वो उठकर बराबर वाले कमरे में चला गया। अनवर मेरे करीब होकर सरगोशी में बोला, कपड़े तब्दील करने का तो सिर्फ बहाना किया इसने। उधर से इसकी बीवी ने इशारा करके बुलाया उसे। अच्छा, मुझे भी शुबा हुआ था कि किसी के बुलाने पर ही वो अचानक उठा ही। ठीक है, तुम बैठो, मैं देखता हूँ कि मामला क्या है। मैं उठकर दबे पांव उस दरवाजे तक जा पहुंचा जिसके पीछे शेरवानी गायब हुआ था। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, उसका एक पट तो पूरी तरह बंद था, मगर दूसरा कोई 4 इंच के करीब खुला हुआ था। मैंने दरवाजे से कान लगा दिया। दूसरी जानिब से उसकी बीवी की धीमी आवाज आई, लगते तो मुझे भी ये मशकूक लोग ही हैं, मगर वो हाशिम खान 1 लाख रुपए देने को कह रहा है इस काम के। तुम कुछ ज्यादा ही मांगना उससे, 10-20 हजार की बात करके इतनी बड़ी रकम गंवाना देना, समझे? तुमने ऐसे ही कमअकल समझा है मुझे। पता है तुम्हें ये हाशिम खान कौन है जिसे तुमने इतने इत्मीनान से अपने ड्राइंग रूम में बिठाया हुआ है? पुलिस को अगर खबर हो जाए तो पूरे लियाकताबाद को घेर लेगी वो आकर। इंस्पेक्टर शेरवानी ने कहा, वो गिद्ध मुझे पहचान चुका था। शायद पहली नजर में ही वो जान गया था कि उसकी बीवी ने किसको अपने ड्राइंग रूम में जगह दे दी है। वो जो अंदर घुसते ही ठिठका था मुझे देखकर, तो उसकी यही वजह थी, मगर मैं समझा कि वो अजनबी और नाश्ता चेहरे को देखकर ठिठका है। वो बहुत ही ज़हीन पुलिस वाला था, उसकी याददाश्त बहुत ही तेज थी। मैं पूरी तवज्जो से उनकी बातें सुनने लगा, क्योंकि अब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया था कि मुझे पहचान लेने के बाद कहीं वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं करना चाहता। शेरवानी की बात सुनकर मुसरत ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा, हाय अल्लाह, कौन है ये? क्या ये कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है? बताए ना कौन है? आपने तो मेरा दिल दहला कर रख दिया है। आहिस्ता बोलो, अगर उसको भिनक भी पड़ गई ना कि मैं उसे पहचान चुका हूँ तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, सजाए मौत का हुक्म सुना जा चुका उसको और काल कोठरी से जेल तोड़कर भागा है। सारे मुल्क की पुलिस तलाश में है उसकी। 50,000 रुपए इनाम मुकर्रर है उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने पर, समझी? गुलाम जिलानी नाम है उसका। उफ अल्लाह, और मैंने उसे खुद ही अपने घर में घुसा लिया। मगर ये तो अपना नाम हाशिम खान बताता है और पंजाब का जमींदार कहता है खुद को। तो और क्या तुम्हारे ख्याल में ये बताता फिर दुनिया को कि वो पुलिस को मतलूब मुजरिम गुलाम जिलानी है? शेरवानी चिढ़कर बोला, हैरत है कि शराफत भाई ने ऐसे खतरनाक लोगों से दोस्ती कर रखी है। मेरी माने तो छोड़ दे उन्हें। इस गुलाम जिलानी से 1 लाख रुपए मिल रहे हैं अभी तो। इनकार की सूरत में पता नहीं वो क्या कर गुजरे हमारे साथ। मुसरत जबी ने शौहर को मशवरा दिया, बेवकूफ़ी की बातें मत करो मुसरत। शराफत भाई के खिलाफ मैं पहले ही ऐसा केस बनाने के बारे में सोच रहा था जो उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जा सके। अब इस जिलानी से उनका ताल्लुक जाहिर होने के बाद मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आखिर हमें कोई दुश्मनी तो नहीं है उनसे, बेचारे पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। बेवकूफ़ औरत, हराम की कमाई का बहुत सा माल जमा है उनके पास और मुझसे ज्यादा करीबी उनका कोई अजीज नहीं है इस दुनिया में। अगर उनको फांसी हो गई तो उनकी करोड़ों की जायदाद और रुपया पैसा सब कुछ हमारा हो जाएगा। ये जो 1 लाख रुपए गुलाम जिलानी दे रहा है हमें, उस दौलत के सामने इस रुपए की हैसियत ही क्या है? इसके अलावा 50,000 का इनाम, तरक्की और तारीफी सनद मुझे गुलाम जिलानी को गिरफ्तार करने के सिले में मिल जाएगी। तुम जाकर चाय वगैरह लगाओ उनके सामने, मैं इतनी देर में गार्ड तलब करके उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम करता हूँ। खबरदार अपनी किसी हरकत से जाहिर मत होने देना कि हमने उसे पहचान लिया है। जाओ जल्दी करो। नहीं, अब मैं उसके सामने नहीं जा सकूंगी। मेरा तो दिल हौल रहा उसके सामने जाने के तस्वुर से ही। मुसरत जबी ने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। 10-15 मिनट की बात है।
थाने से जैसे ही पुलिस के जवान पहुंचेंगे हम उसे पकड़ लेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ लालच मत करें ज्यादा। वो 1 लाख रुपए तो दे ही रहा है हमें, बहुत है वही हमारे लिए। शेरवानी ने गुस्से से कहा, बकवास नहीं करो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, बस जाओ यहाँ से। बुज़दिल औरत, मुझे फोन करने दो। उसकी तमा ने उसे अंधा कर दिया था और 1 लाख रुपया उसे बेहकीकत लग रहा था उस घड़ी। मैंने देखा कि वो किसी भी तरह मानने वाला नहीं और थाने टेलीफोन करके मुझे गिरफ्तार करवाने का इंतजाम करने पर तुला हुआ है, तो मैंने अपना चुपशा निकालकर हाथ में लिया और झटके से दरवाजा खोलकर उनके सामने जा पहुंचा। अंदर जाते ही मैं गरज कर बोला, मैं समझ रहा था कि वक्त पर हालात के साथ चलने की तुझ में बड़ी सलाहियत है, मगर तू तो बिल्कुल ही उल्लू का पट्टा है यार। तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी ये बीवी लगी मुझे। वो दोनों मुझे अपने सामने देखकर बौखला से गए। उसकी बीवी मुसरत मेरे हाथ में तना हुआ रिवॉल्वर देखकर हल्दी की जरा जर्द पड़ गई और थर थर कांपने लगी, जैसे लर्जे का बुखार चढ़ गया उसे। शेरवानी की रंगत भी जर्द हो गई। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने अपने आप को संभाल रखा था। वो मुझ पर अपनी कमजोरी का इजहार नहीं होने देना चाहता था। ये क्या बदतमीजी है, एक पुलिस अफसर पर रिवॉल्वर तानकर तुम कानून शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हो। मैंने उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद किया। चुप कर जा कानून के बच्चे, मैं जानता हूँ तुझे और तेरे कानून को अच्छी तरह से। अब जिंदगी चाहता है अपनी और अपनी इस बीवी की, तो जैसा कहता हूँ वैसा करता रहे खामोशी के साथ। मैं कहता हूँ तुमसे कि बहुत पछताओगे तुम। एक पुलिस अफसर के साथ इस तरह का सलूक बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। वो अपना गाल सहलाते हुए बोला। मैंने अनवर कमाल को आवाज देकर बुलाया और उससे कहा, बाहर जाकर देख यार, वो आभी कहीं दिखाई दे तो उसको बुला ले जरा, ये यूं नहीं मानेगा। अनवर के जाने के बाद मैंने शेरवानी से कहा, एक बात तेरे गोशगुजार कर दूं शेरवानी, ये जो असलम आबी है ना, बड़ा ही दरिंदा सिफत आदमी है। रियायत तो मुरव्वत तो करता ही नहीं किसी के साथ भी, और पुलिस वालों से तो लगता है उसकी कोई खानदानी दुश्मनी चली आ रही है। बड़े पुलिसिये मारे हैं उसने। अभी मेरी बात तू मान ले तो ठीक है, वरना उसके आने के बाद तो तुम्हारी जमानत नहीं दे सकूंगा मैं कोई भी। शेरवानी पर मेरी धमकी का खातिर खासर हुआ। वो बोला, ठीक है, इस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ, तुम जो कहोगे कर दूंगा, लेकिन इसके बाद जब मैं तुम्हारे इख्तियार में नहीं रहूंगा उस वक्त के बारे में भी सोच लो। इसकी तुम फिक्र ना करो, तुम लोगों से किस तरह निपटा जा सकता है ये मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। उसी लम्हे जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खोलकर आबी घुस आया वहां। उसके साथ गुलजमान और अनवर कमाल भी थे। क्या बात है भाई जिलानी, क्या तेरी बात समझ में नहीं आ सकी इस वर्दी पोश के? अगर इसकी अकल ज्यादा मोटी है तो मेरे हवाले कर दे इसको, अभी समझ जाएगा सब कुछ। मैंने कहा, नहीं यार, अब ऐसा भी कुंजहन ना समझो इसे, थोड़ी बहुत तो पहचान है इसे हवा के रुख की। लगता है हम जैसों से इसका पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा है, और जुबान को इसकी डराने धमकाने की आदत में खासी पुख्तगी हासिल हो गई है, फिर भी राह रास्त पर आ ही गया ये। अच्छा, तो ये राजी हो गया शराफत अली को छोड़ देने के लिए? ये तो बड़ी समझदारी को सबूत दिया है इसने। आबी बोला। मैंने अनवर और गुलजमान से कहा, तुम दोनों जरा बाहर का ख्याल रखो, हम इन शेरवानी साहब को। मैंने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। वो दोनों मेरी बात का मतलब समझकर फौरन बाहर चले गए। मैंने शेरवानी से कहा, हाँ भाई, तो अब टेलीफोन उठाकर थाने के नंबर डायल करो और अपने मातहत अमले से कहो कि शराफत अली साहब को बाइज्जत तौर पर आज़ाद कर दिया जाए। यह हुक्म बाला का हुक्म है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? पूरे अमले को पता है कि हमने ऊपर के अहकामात की तामील में उसे पकड़ा है। अगर अफसरान आला की मर्जी ना होती तो इतने बाअसर और मोअज़्ज़ज़ आदमी पर हाथ डालना मुझ जैसे के बस की बात तो ना थी। शेरवानी ने बेबसी से कहा, कौन से अफसरान आला की मर्जी शामिल है इस कार्रवाई में जनाब शेरवानी साहब? आप कुछ बताना पसंद फरमाएंगे? आबी ने तंजिया लहजे में पूछा। वो जी, हमसे ऊपर ऑफिसर हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। हम तो हुक्म के गुलाम है, बस हमारी मर्जी तो नहीं चलती ना। चटाक की आवाज के साथ मेरा एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर पड़ा। तू फिर बकने लगा है, सबक पढ़ाने की कोशिश कर रहा है हमें। उठा रिसीवर और टेलीफोन करके अपने अमले को शराफत अली को छोड़ने के लिए कह, नहीं तो मार मार कर मैं तुझको अधमुआ कर दूंगा। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। खुद उसने ही शराफत अली की जायदाद हथियाने के लिए कोई चक्कर चलाया था कि तो मैं सुन ही चुका था उसके मुंह से कि वो शराफत अली की दौलत और जायदाद पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। यह भी नामुमकिन नहीं था कि उसके ऊपर आइजक का कोई आदमी यूनिफॉर्म पहने बैठा हो और उसने आइजक के इशारे पर शराफत अली को किसी केस में फंसाने के लिए शेरवानी को इस्तेमाल कर लिया हो, या उसके किसी अफसर के नाम से उसे फोन करके ऐसा करने को कहा हो। कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल शराफत अली को छोड़ने का इख्तियार शेरवानी के पास था, और मैं भी यही चाहता था कि वो जल्द अज जल्द अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करे। मेरा हाथ कुछ ज्यादा जोरदार पड़ गया, जिसकी वजह से उसका होंठ फट गया और उससे खून रिसने लगा। उसने अपने होंठ से खून पोंछते हुए कहर आलूद नजरों से मुझे घूरा और माथे पर बल डालकर मेरी तरफ लपका। आबी ने तेजी से उसकी टांगों में अपनी टांग फंसा दी। मैं उछल के एक तरफ हो गया और शेरवानी पूरे जोर से औंधे मुंह फर्श पर गिरा।
उसकी बीवी दौड़कर उसके पास पहुंची और उसका सर उठाकर टटोलते हुए बोली, खुदा के लिए हम पर रहम करो जालिमो, क्यों जुल्म कर रहे हो इन पर? क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? उसकी आंखों से आंसू रवा थे। आप भी तलखी से बोला, अब पता चला तुझे कि यह जुल्म होता है। जब ये बेगुनाहों को मार मार कर किसी नाकर्दा गुनाह को कबूल करने पर मजबूर करता है, उस वक्त तुझे ये ख्याल नहीं आया कभी कि ये जुल्म कर रहा है गरीब लोगों पर? और शराफत अली के साथ जो कुछ किया है इसने, क्या वो जुल्म नहीं है? उसने रोते हुए शेरवानी से कहा, आप खामखा क्यों जलील हो रहे हैं? फोन कर कर कह क्यों नहीं देते कि छोड़ दे उन्हें? शेरवानी को भी अब अकल आ गई थी और उसने समझ लिया था कि हमारी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं है उसके पास। लिहाजा वह उठा और किसी की तरफ नजर उठाए बगैर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से राब्ता कायम होने के बाद वो माउथपीस में बोला, मैं शेरवानी बोल रहा हूँ हवलदार, रात हमने शराफत अली नामी जिस आदमी को पकड़कर लॉकअप में बंद किया था उसे छोड़ दो। फिर वो खामोश होकर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद दोबारा बोला, हाँ ठीक है यार, तुम जाने दो उसे, मजबूरी है, अभी हम उसे नहीं रोक सकते, फिर देखेंगे, फिलहाल वही करो जो मैं कह रहा हूँ। और मैंने आगे बढ़कर माउथपीस पर हाथ रख दिया। शेरवानी चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने धीमी आवाज में कहा, उससे कहो शराफत अली को लॉकअप से निकालकर यहाँ लाए, मैं उससे बात करूंगा। मैंने हाथ हटा लिया। उसने मेरी हिदायत के मुताबिक कहा, हाँ मैं ये कह रहा था शराफत अली को लॉकअप से निकालकर टेलीफोन के पास ले आओ, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। 1 या 1.5 मिनट की खामोशी के बाद वो बोला, हाँ रिसीवर दो उन्हें। दूसरी तरफ से शायद उसे शराफत अली के आने की खबर दे दी गई थी। फिर शराफत के मुखातिब करने पर उसने कहा, शराफत भाई ये ले अपने दोस्त से बात कर लें। उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने रिसीवर थाम कर कहा, हेलो, कौन? शराफत अली। दूसरी जानिब से शराफत अली की आवाज सुनाई दी, हाँ और ये क्या तुम हो जी? मैंने उसकी बात काट कर कहा, क्या कर रहे हो? थाने में बैठकर मेरा नाम लेने की हिमाकत ना करना। ओह मुझे ख्याल नहीं रहा था, तुम कहो क्या बात है, कोई खास वजह है यहाँ फोन करने की? उसने संभल कर पूछा। मैंने तुम्हारे हरीस और हरामखोर रिश्तेदार शेरवानी को मजबूर करके तुम्हारी आज़ादी का इंतजाम कर दिया है। तुम यहाँ से सीधे किसी महफूज मकाम पर पहुंचकर मुझे फोन पर बताओ कि तुम खैरियत के साथ पहुंच गए हो और इन लोगों ने कोई चाल तो नहीं चली हमारे साथ। मैं उस वक्त तक यहीं बैठा हूँ शेरवानी के सर पर, इसके घर में। ये टेलीफोन नंबर लिख लो तुम इसका। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वहां मेरे प्यारों की लाशें बेगोरो कफन पड़ी हैं। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था यार। ठीक है, तुम पहले उनका इंतजाम करो। मैं आज दिन भर इसको घर से नहीं निकलने दूंगा, यहीं बैठा रहूंगा इसके सर पर। तुम फारिग होकर माजी के पास पहुंच जाना और फिर फोन कर देना मुझे। वो सब भी तो पुलिस की तहवील में ही है। पोस्टमार्टम के बगैर उनकी लाशें मुझे कैसे मिल सकेंगी? पता नहीं कब तक मिलेंगी वो। अच्छा 1 मिनट होल्ड करो। ये कहकर मैंने शेरवानी की तरफ देखते हुए पूछा, शराफत अली के बीवी बच्चों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए गई हुई हैं, वो कब तक वापस मिल जाएंगी उसको? ये तो मुझे नहीं पता, अस्पताल वाले ही बता सकते हैं इस सिलसिले में। उसने अपनी लालमी का इजहार करते हुए कहा, ये बात कान खोलकर सुन लो कि जब तक वो लाशें शराफत अली को नहीं मिल जाती और उनकी तदफीन नहीं हो जाती, तुम्हें मुझसे निजात नहीं मिल सकेगी। लिहाजा अगर अपनी भलाई चाहते हो तो वो लाशें जल्द से जल्द शराफत अली को दिलवाने का बंदोबस्त कर दो। और कोई गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना तुम जानते हो ना, बंदे मारना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मक्खी मच्छर मार देना। आबी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यह बात भी भूलने वाली नहीं है कि हमारी आज़ादी सल्ब करने की हसरत तुम जैसे पता नहीं कितने अपने सीनों में लिए फिरते हैं। फिर भी अगर तुम खुदकुशी करना चाहो तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। जेल अभी तक ऐसी तुम नहीं बना सके हो जो हमें ज्यादा दिन तक बर्दाश्त कर सके अपनी 4 दीवारी के अंदर। इसकी गवाही तुम्हें अपनी फाइलों से भी मिल जाएगी। आबी के तनबीह के बाद शेरवानी बुरी तरह कांप उठा। उसने हमें को जवाब देने के बजाय मुर्दा दिली के साथ एक बार फिर टेलीफोन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, इसे वापस रख दे बच्चे, किसी को भी टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है। वो मैं तो थाने फोन कर रहा था ये कहने के लिए कि जल्द से जल्द लाशें दे दी जाए शराफत भाई को। ये काम टेलीफोन पर करने का नहीं है, तुम खुद जाओगे अस्पताल, हमारा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो वो तुम्हें वहीं गोली मार देगा। लिहाजा बाहर जाने के बाद ये ना समझ लेना कि तुम हमारी दस्तरस से आजाद हो गए हो। मेरी बात सुनकर वो बोला, नहीं नहीं, तुम मुतमईन रहो, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने आबी से कहा, आबी उन दोनों को बुला ला यार, मैं उनको भी समझा दूं। ये शेरवानी साहब तो बहुत ही भले आदमी साबित हुए हैं, बड़ी जल्दी समझ लिया उन्होंने इन हालात को। मुझे यकीन है ये हमसे भरपूर ताउन करेंगे, लिहाजा इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। आबी पलटकर बाहर चला गया। शेरवानी आरसी से बोला, मैं वादा कर रहा हूं तुमसे, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। उसका एतमाद बहाल होने लगा था और उसका जहन भी ठीक से काम करने लगा था। उसके इस आजजाना अंदाज में मुझे खबासत की झलक दिखाई दे रही थी।
वो बाहर जाने के बाद कुछ जिलालत करने के बारे में सोचने लगा था। शायद वो मुझे को बहुत ही अहमक आदमी समझ रहा था। आबी अनवर और गुलजमान को बुलाकर ले आया। मैंने गुलजमान से कहा, तुम इनके साथ चले जाओ और जब भी शराफत अली के घर वालों की लाशों उसके हवाले कर दें तो इन्हें साथ लेकर वापस आ जाना। मैं और आबी उस वक्त तक यहाँ इनकी बेगम साहिबा की दिलजोई करते रहेंगे। हाँ, आंखें और कान जरा खुले रखना। अगर इसके दिमाग में कोई कीड़ा काटे और ये कोई चाल चलने की कोशिश करे तो तुम इसे गोली मारने में एक लम्हा भी जाया नहीं करोगे। तुम हमें टेलीफोन पर फिर खबर भी कर देना। उसके बाद हम इसकी निस्बेहतर को भी फौरन ही दूसरी दुनिया में इसके पास भेज देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दूसरे के बगैर इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रह सकेगा। क्यों जनाब, ठीक अंदाजा लगाना मैंने शेरवानी साहब आप दोनों के दिली जज्बात के बारे में। मैंने शेरवानी को मुखातिब करते हुए कहा। मेरी हिदायत सुनकर उसका चेहरा एक बार फिर जद पड़ गया था। मैं उसके अंदाजों पर पूरा नहीं उतरा था। वो समझ रहा था कि मैं कोई ऐसा ही पागल का बच्चा हूँ कि उसे बाहर ले जाकर अपने और शराफत अली के खिलाफ बदमाशी करने का आसानी के साथ मौका फराहम कर दूंगा। लेकिन मैंने अनवर कमाल और गुलजमान को उसके साथ लगाकर और उसकी बीवी को यरगमाली बनाकर रखने का ऐलान करके उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। वो घिघियाते हुए बोला, आप मुझ पर एतबार करें जिलानी साहब, मैं आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। आप बिल्कुल मुतमईन होकर चले जाए यहाँ से। ये मुसरत बहुत ही नाजुक मिजाज औरत है। जब तक आप यहाँ रहेंगे यूं समझे कि ये सूली पर लटकी रहेगी गरीब। इस पर रहम करें। हमने भी कोई इसके तिक्के बनाकर नहीं खाने। तुम बिल्कुल मुतमईन रहो। जब तक हमको तुम्हारी किसी बदमाशी की इत्तला नहीं मिलेगी इससे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंच सकेगा हमसे। आप देखना ये कि तुम खुद अपनी बीवी को कितना चाहते हो। मुसरत मुंह बसूरते हुए बोली, शेरवानी, खुदा के लिए को ऐसी वैसी हरकत मत करना। जैसा ये लोग चाहते हैं वैसा ही करना। शेरवानी बोला, तुम घबराना नहीं मुसरत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वैसे ही अच्छा नहीं किया इन लोगों ने। कानून के हाथों से ज्यादा दिन तक बचे नहीं रह सकेंगे ये। और शराफत भाई, आखिर रिश्ता क्या है उनका आपसे? तुम जैसे बेजमीर लोगों को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए शेरवानी। रिश्ते नाते तुम्हारी तरह वक्त पर दगा दे जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि शराफत अली से हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो हमें उसकी जान लेने पर आमादा कर सके। तुम जाओ इन लोगों के साथ और जो कुछ तुमसे कहा गया उस पर अमल करो। बातों में वक्त जाया ना करो बिल्कुल भी। उनके जाने के बाद मैंने मुसरत से कहा, हम उधर ड्राइंग रूम में चलकर बैठते हैं। तुम भी चाय के साथ कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ उधर ही। घबराओ नहीं, हमने वादा कर लिया है जब तक हमारे लिए शेरवानी को खतरा पैदा नहीं करेगा हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसने उदास नजरों से मुझे देखा और खामोशी से मुड़कर बोझल कदमों से किचन की तरफ चली गई। आबी बोला, ओए ये क्या कर दिया तूने जिलानी? उसको तो एक लम्हे के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहिए और उसके हाथ से खाना पीना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों, क्या तेरा ख्याल है ये हमें कुछ खिला देगी? कोई ऐसी वैसी चीज जिससे हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी या हम बेहोश हो जाएंगे? हाँ यार, ये एक पुलिस अफसर की बीवी है, वो कुछ भी कर सकती है। 50,000 का इनाम उसे कुछ भी करने पर उकसा सकता है। हाँ यार, ये तो तू ठीक ही कह रहा है। तू उसके पीछे जाकर देख किचन में कि वो क्या करी है। कोई गड़बड़ करे तो गर्दन दबा देना और जहर की पुड़िया की। मैंने आबी से इत्तेफाक करते हुए कहा। आबी फौरन ही दबे पांव किचन में दाखिल हो गया। मैं उनके ड्राइंग रूम में जाकर एक सोफे पर बैठ गया और सिगरेट जलाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। 5 मिनट बाद ही आबी चाय की केतली और 2 कप उठाए वहां आ गया। उसके पीछे मुसरत जब भी एक ट्रे उठाए चली आ रही थी जिसमें 2 प्लेटों में कुछ मीठे और नमकीन बिस्किट सलीके से रखे थे। क्यों भाई आबी, सब कुछ ठीक रहा ना? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं देखी तूने? नहीं यार, ऐसी वैसी कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक ही है। ये खातून तो हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा होशियार और समझदार है। शेरवानी मुझे बड़ा खुशनसीब लग रहा है, उसे खुदा ने ऐसी बीवी जो अता कर दी। मुसरत बिस्किटों की प्लेटें मेज पर रखकर जाने लगी तो मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो बीबी? तुम भी आकर बैठो ना। वो मेरी तरफ मुड़कर देखे बगैर कांपती आवाज में बोली, आप लोग खाएं पिए, मेरा बिल्कुल जी नहीं चाह रहा इस वक्त। वो तो हमें भी पता है जी नहीं चाह रहा होगा तुम्हारा, लेकिन मजबूरी है, हमारे साथ तो बैठना ही पड़ेगा तुमको। मैंने हंसते हुए कहा। उसने पलटकर मेरी तरफ यूं देखा जैसे मेरी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसको मुस्कुराते हुए सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। उसने एक लम्हे को सोचा और फिर सर झुकाकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। 2 घंटे के बाद अनवर कमाल और गुलजमान शेरवानी को साथ लेकर वापस आ गए। उन्होंने बताया लाशें शराफत अली को मिल गई हैं और वो उन्हें साथ लेकर तदफीन का इंतजाम करने चला गया है। आबी बोला, ठीक है, अब इन दोनों का कफन दफन भी कोई ना कोई कर ही देगा। हमें इन दोनों का काम तमाम करके रुखसत हो जाना चाहिए। अब वो अपना साइलेंसर लगा रिवॉल्वर मुसरत और शेरवानी की तरफ सीधा करने लगा। वो दोनों बुरी तरह घिघियाने लगे। उनकी आधी जान तो आबी की बात सुनकर ही निकल गई थी। मैंने कहा, ओए आबी, ये क्या करता है? इन्हें ना मार, हम इनसे वादा कर चुके हैं इनकी सलामती का। ये क्या सोचेंगे कि कैसे जुबान के कच्चे लोग हैं हम। वो सोचने दे यार जो इनका जी चाहे। हमने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई ना किसी की सोच विचार पर। और वादा हमने यही किया था इनसे कि शराफत अली के साथ कोई धोखेबाजी नहीं की इसने तो इससे वापसी पर इसकी बीवी सलामत मिल जाएगी। ये वादा तो हमने पूरा कर दिया ना।
शेरवानी गिड़गिड़ाते हुए बोला, लेकिन हमारी जान लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्यों हमें मारना चाहते हो? इसलिए मेरे बच्चे कि अब हम हमेशा तो यहाँ नहीं बैठे रह सकते, और ये हमें यकीन है कि हमारे जाते ही तो पुलिस को लेकर दोबारा जा पड़ेगा शराफत अली पर। तेरी नीयत उसके माल पर खराब हो चुकी है। सुअर का बाल पड़ गया तेरी आंख में। हम तो छोड़ देंगे तुझे, पर तू उस गरीब को नहीं छोड़ेगा कभी। आप लोगों से मेरा वादा है, यकीन ना हो तो चाहे जैसी कसम ले लें आप मुझसे, मैं अब शराफत भाई के बारे में सोचूंगा भी नहीं। हम तेरे वादे और कसम पर एतबार कैसे कर लें? तू बदनीयत आदमी है, तुझसे भलाई की उम्मीद रखना अक्लमंदी नहीं है शेरवानी, तुझे तो मरना ही पड़ेगा, आबी ने कहा। उसके बाद उसने एक लम्हा भी जाया किए बगैर ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी शेरवानी के सीने में उसके दिल के मकाम में जाकर उतर गई। वो गोली लगते दोनों हाथों से सीना थामकर सोफे से नीचे गिर पड़ा। मुसरत चीख मारकर उसकी तरफ लपकी। आबी की चलाई हुई दूसरी गोली ने उसे भी शेरवानी के ऊपर ढेर कर दिया। मैंने मुसरत को गिरते देखकर चौंक के आबी को देखा। ये क्या कर दिया तूने आबी? इस औरत को क्यों मार दिया तूने? वो बोला, तो क्या इसको जिंदा छोड़ देना चाहिए था, ताकि ये बाद में ऐलान करती फिरे कि इसके शौहर को किन लोगों ने मारा है? तो इससे क्या फर्क पड़ जाता हमारी सेहत पर? पुलिस के रिकॉर्ड में तो हम कातिल और डाकू की हैसियत से पहले से ही मौजूद हैं। हम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता जिलानी, मगर पुलिस के रिकॉर्ड में अनवर कमाल और गुलजमान भी शामिल हो जाते और शराफत अली भी हमारे साथी की हैसियत से उनके रिकॉर्ड पर आ जाता। एक बात और बता दूं कि हमने शेरवानी को मजबूर किया था शराफत अली को लॉकअप से रिहाई दिलाने के लिए, और हमारे साथ इस काम में अनवर कमाल और गुलजमान भी शरीक थे। फिर पुलिस इन लोगों के भी पीछे पड़ जाती, हमारा शहर में रहना मुश्किल हो जाता। शराफत अली का खोज निकालकर वो कहीं ना कहीं हम पर भी कमंड डालने में कामयाब हो जाते। आबी ने मुझे समझाते हुए कहा। अनवर कमाल ने भी उसकी तायद की। ये बिल्कुल ठीक कह रहे जिलानी भाई, अपना खोज मिटाने के लिए बेहद जरूरी था। ठीक कहते हो यार तुम लोग, मगर फिर भी इस औरत के कत्ल का मुझे बहुत दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, हमें भी कोई खुशी नहीं उस बात से, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। अनवर कमाल ने अफसरदगी से कहा। अब क्या करें हम इनका? मेरा मतलब है इनकी लाशों को ठिकाने लगाने का भी कोई बंदोबस्त करना है हमें कि नहीं? इतना वक्त कहाँ है हमारे पास यार, तू तो बड़ी अजीब बातें करने लगा है। आबी ने झिंझलाए हुए अंदाज में कहा। ठीक है, फिर हम बाहर निकलकर किसी पड़ोसी को खबर कर देते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ कर देंगे इनके लिए। इन्हें यूं छोड़कर जाना तो बड़ी संगदिली होगी यार, आखिर एक दिन हमें भी तो मरना है, लिहाजा मरने वालों के साथ हमदर्दी जरूर करनी चाहिए। एन उसी लम्हे किसी ने बैरूनी दरवाजे पर कोई चीज जोर से मारी और बुलंद और करख्त आवाज में पूछा, अंदर कौन है? क्या हो रहा है यहाँ? हम सब चौंक कर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। मैंने तेजी से अपना चुपशा निकालकर आबी को इशारा किया कि वो दरवाजा खोलकर अंदर आने वाले को अंदर आने का मौका दे। पता नहीं कौन आ गया इस वक्त। मैंने अनवर और गुलजमान से सरगोशी में कहा, तुम दोनों उधर दूसरे कमरे में चले जाओ, कोई खतरे वाली बात हो तो मदद के लिए आ जाना। लगता है बाहर वालों को यहाँ किसी गड़बड़ की बू मिल गई है शायद। उसी वक्त बाहर से कई लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजा तोड़ दो पहलवान, ये कार यहाँ कई घंटे से खड़ी है। थोड़ी देर पहले शेरवानी साहब 2 आदमियों को लेकर अंदर गए थे, उसके चंद मिनट बाद ही हमने किसी औरत की चीख भी सुनी थी अंदर से। किसी ने कहा, नहीं भाई, दरवाजा ना तोड़ो, पुलिस को खबर कर दो, ये पुलिस इंस्पेक्टर का घर है, कोई मुसीबत ना पड़ जाए हमारे गले में। मौलवी साहब ठीक कह रहे हैं, 2 आदमी जाकर पुलिस को ले आए, वो खुद देख लेगी कि किस्सा क्या है। वैसे लगता यही है, शेरवानी ने अपनी बीवी को कत्ल करा दिया है किराए के आदमियों से। एक और आदमी ने पहले वाले की तायद करते हुए अपनी राय दी। मैंने अनवर और गुलसमान को रोकते हुए कहा, मोहल्ले के लोग हैं ये, पुलिस नहीं है इनके साथ। दरवाजा खोलो और अपने पिस्तौल हाथों में पकड़कर बाहर निकल चलो, हमें पुलिस के आने से पहले पहले निकल जाना चाहिए यहाँ से। आबी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलते ही डांट कर कहा, कौन हो भाई तुम लोग, दूसरे के मामलात में टांग अड़ाने वाले, क्यों जमा हो यहाँ पर? उसके हाथ में पिस्तौल देखकर और उसकी डांट सुनकर हुजूम को जैसे सांप सूंघ गया। इस दौरान हम लोग भी अपने पिस्तौल लहराते हुए बाहर निकल आए। वहां 20-25 आदमी जमा थे। मैंने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ। एक लम्हे के लिए मक्खियों जैसी भिनभिनाहट उभरी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग हमारे सामने से इधर उधर हटने लगे। जल्दी उन्होंने हमें अपनी कार तक जाने के लिए रास्ता दे दिया। रास्ता मिलते ही हम उन्हें पिस्तौल दिखाते हुए कार तक जा पहुंचे। फिर वहां से निकलने में हमें किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा और शेरवानी और मुसरत की लाशों को ठिकाने लगाने का मसला भी आप ही आप हल हो गया।